कि संविधान निर्माताओं ने इसे संविधान में डालने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उनको लगा था कि ऐसे पोस्ट पे हाई मोरालिटी वाले लोग आए। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि कलयुग में ऐसा वक्त भी आएगा जब कुछ ऐसे लोग इन पोस्ट पे आ जाएंगे जो इसका दुरुपयोग करने लग जाएंगे, जिन पे आरोप लगने के बाद भी वो नहीं हटेंगे। कि कोई भी व्यक्ति लगातार 30 दिन तक जेल में रखा जाता है किसी ऐसे जुर्म में जिसमें 5 साल या 5 से अधिक साल की सजा हो सकती है, तो वो व्यक्ति अगर खुद रिजाइन नहीं करता है तो वो ऑटोमेटिकली रिजाइन किया हुआ माना जाएगा 30 दिन के बाद। 20 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह जी ने 130वां संविधान संशोधन बिल लोकसभा में पेश कर दिया है। और ये बिल कहता है कि कोई भी मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, अगर उनको 30 दिन के लिए कम से कम लगातार हिरासत में रखा जाता है किसी ऐसे केस में जिसमें उनको 5 साल या 5 से अधिक साल तक की सजा होने की संभावना है, बेशक अभी सजा हुई हो या नहीं हुई हो, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि कोर्ट से उनको सजा मिल ही चुकी हो सकता है उनको अभी सजा मिली नहीं हो, बाद में मिलने वाली हो। बट ऐसे केस में जिसमें उनको 5 साल की कम से कम सजा होने की गुंजाइश है, अगर वैसे केस में किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री की गिरफ्तारी होती है और वो लगातार 30 दिन तक हिरासत में रह लेते हैं या 30 से अधिक दिन तक रहने लगते हैं, तो उनको पोस्ट से, जिस भी पोस्ट पे वो होंगे, ऑटोमेटिकली हटा दिया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर कोई मुख्यमंत्री, मान लो कि अभी मुख्यमंत्री बना हुआ है, तो उसको मुख्यमंत्री के पोस्ट से हटा दिया जाएगा स्वतः, मतलब संवैधानिक रूप से, लीगली, बेशक वो रिजाइन करे या नहीं करे। मतलब इस पे अब मैटर ही नहीं करेगा कि मुख्यमंत्री ने रिजाइन किया या नहीं किया। अगर मुख्यमंत्री 30 दिन के लिए अंदर चला गया है और उस पे जो मुकदमा लगाया गया है उसमें 5 साल तक की सजा हो सकती है, उससे ज्यादा, तो वो मुख्यमंत्री से स्वतः हटा दिया जाएगा 30 दिन के बाद। मुख्यमंत्री को हटाया, मुख्यमंत्री या मंत्रियों को हटाने की जिम्मेदारी राज्यपाल पे रखी गई है, राज्यपाल को दी गई है। मतलब लॉजिकली तो ऐसा होगा कि मुख्यमंत्री राज्यपाल से सलाह लेंगे, डिस्कस करेंगे एंड फिर उनको हटाया जाएगा, मतलब वो रिजाइन करेंगे। बट जस्ट इन केस अगर कोई अड़ियल मुख्यमंत्री आ जाता है, मान लो कि सलाह भी नहीं ले रहे हैं, राज्यपाल से डिस्कस भी नहीं कर रहे, वो हटना भी नहीं चाह रहे, तो उस केस में राज्यपाल की मर्जी के मुताबिक राज्यपाल चाहेंगे तो अपनी मर्जी से उनको 30वें दिन या 31वें दिन हटा सकते हैं। ये प्रपोजल लेकर के आया है ये बिल। उसी तरह से अगर प्रधानमंत्री पे ये आरोप लगाया गया और प्रधानमंत्री को 30 दिन के लिए गिरफ्तार किया गया है जिस मुकदमे में, और उस मुकदमे में अगर आने वाले समय में 5 साल या 5 से अधिक सालों की सजा हो सकती है, तो फिर नॉर्मली लॉजिक ये है कि प्रधानमंत्री जो होंगे वो खुद राष्ट्रपति से मिल करके डिस्कस करके उनको पद से हटाया जाएगा, मतलब वो रिजाइन करेंगे बेसिकली। लेकिन अगर किसी केस में प्रधानमंत्री ऐसा करने में कैपेबल नहीं होते हैं या नहीं करते हैं, तो उस केस में ये राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है, मतलब ये राष्ट्रपति के ज्यूरिसडिक्शन में चला जाता है कि वो प्रधानमंत्री को 30वें दिन या 31वें दिन या उसके बाद कभी भी उनके पोस्ट से हटा सकते हैं। मतलब लीगली उनको ये राइट दे दिया गया है, राष्ट्रपति को और राज्यपाल को। राज्यपाल को दिया गया है अगर वो राज्य के मंत्री हैं या मुख्यमंत्री हैं, और राष्ट्रपति को दिया गया है अगर वो केंद्र के मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं, इन केसेस। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि ऐसी नौबत क्यों आई, और अगर इसकी नौबत आनी थी तो ये चीजें संविधान में पहले से क्यों नहीं डाली गई थी। अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे तो ऑब्वियस सी बात है भाई, जैसे टीचर को हटाते हैं, इंजीनियर को हटाते हैं आरोप लगने पे, वैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, किसी भी मंत्री को हटाया जा सकता है, और ये चीज नॉर्मली संविधान में होनी चाहिए थी। तो संविधान में चीजें क्यों नहीं डाली गई? तो यहाँ इसका जवाब तो जो उन्होंने संविधान लिखा है, संविधान के निर्माता तो देने के लिए है नहीं। तो जो बेस्ट पॉसिबल आंसर बन रहा है वो ये है कि संविधान निर्माताओं ने संविधान लिखते समय इस लेवल के गिरावट पॉलिटिक्स में होगा इसकी कल्पना नहीं की थी। जनरली संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि जो मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का पोस्ट होता है वो बहुत ही हाई लेवल का पोस्ट होता है, बहुत इज्जतदार पोस्ट होता है। तो इससे जो लोग बैठेंगे, इन कुर्सियों पे जो लोग बैठते हैं वो भी उसी अनुरूप होंगे, मतलब जिनका मोरालिटी हाई होगा, जो चीज़ों को समझेंगे, और थोड़ा बहुत भी कुछ अगर गड़बड़ होता है तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी लेने से पीछे नहीं हटेंगे, ऐसे लोग इन पदों पे बैठेंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि कलयुग में ऐसा वक्त भी आएगा जब कुछ ऐसे लोग इन पोस्ट पे आ जाएंगे जो इसका दुरुपयोग करने लग जाएंगे, जिन पे आरोप लगने के बाद भी वो नहीं हटेंगे। जैसे मैं स्टार्ट करूंगा कुछ एग्जांपल्स देते हुए। बहुत साल पहले 1955 या 1956 में जब शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री जी रेलवे मिनिस्टर थे, और ये सबसे फेमस घटना है
इतिहास की। जब लाल बहादुर शास्त्री जी रेलवे मिनिस्टर थे, बहुत सारी कहानियाँ हुई है, मैं उन पे नहीं जाऊँगा, मैं रेजिग्नेशन पे आऊँगा। तो उस टाइम आंध्र प्रदेश में या कहीं साउथ में एक ट्रेन दुर्घटना हो गई, जब वो खुद रेल मिनिस्टर थे। दुर्घटना में लाल बहादुर शास्त्री जी का कोई रोल नहीं था। मतलब बेसिकली लाल बहादुर शास्त्री जी सभी को पता है बहुत ही ईमानदार रेल मंत्री, प्रधानमंत्री, ईमानदार नेता रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो हर काम को बड़ी ही ईमानदारी से करते थे स्टार्टिंग से। तो उनका तो उसमें क्या ही रोल रहा होगा। मतलब उन्होंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि रेलवे मंत्रालय अच्छे से चले, सुचारू रूप से चले, बट स्टिल दुर्घटना तो बोल के आती नहीं है। रेलवे का एक दुर्घटना हो गया और शास्त्री जी उस टाइम रेल मंत्री थे। शास्त्री जी ने बिना वक्त गवाए ये कह के रेजिग्नेशन दे दिया कि मैं रेलवे मिनिस्टर था और मेरे रेलवे मिनिस्टर रहते हुए रेल का दुर्घटना हो गया, तो इससे इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आती है। मतलब वो ये समझाने लगे पत्रकारों को और सभी लोगों को कि वो रेजिग्नेशन इसलिए दिए हैं क्योंकि वो रेलवे के मुखिया थे और मुखिया होने के कारण ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि रेलवे सुचारू रूप से चले, रेलवे में कोई दुर्घटना ना हो, किसी तरह का कोई भी इश्यू रेलवे में ना आए। और चूंकि उनके रहते हुए रेलवे की दुर्घटना हो चुकी थी, तो उनका कहना था कि इसकी सारी जिम्मेदारी वो खुद ले रहे हैं। मतलब दुर्घटना बेशक किसी और वजह से हुई हो, मर गए थे 150 लोग, तो दुर्घटना किसी भी वजह से हुई हो सकता है उसमें ड्राइवर की गलती रही होगी, हो सकता है ट्रैकमैन की गलती रही होगी, हो सकता है ट्रैक पे कुछ इश्यू आ गया होगा, कुछ भी इश्यू आया होगा, बाद में पता चल ही गया होगा जांच के बाद। लेकिन शास्त्री जी ने जांच का वेट नहीं किया, उन्होंने सीधे-सीधे शब्दों में एक्सप्लेन करके और सिंपली रिजाइन कर दिया, ये बोलते हुए कि मैं रेलवे का मुखिया हूँ, मैं रेल मिनिस्टर हूँ और मेरे अंडर में मेरे रेलवे मिनिस्टर रहते हुए ये दुर्घटना हुई है। तो यहाँ पे सारी ज़िम्मेदारी मेरी है और मैं लेता हूँ और इस दुर्घटना के लिए मैं खुद को ज़िम्मेदार पाता हूँ और बताता हूँ। और चूँकि मैंने अपना काम अच्छे से नहीं किया, उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि दुर्घटना होने का मतलब है कि मैंने अपना कर्तव्य का निर्वहन ठीक से नहीं किया है, हेंस रेलवे दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए मैं रिजाइन करता हूँ। उन्होंने रिजाइन कर दिया था। लाख समझाया उनको सबने मिलकर के। उस टाइम नेहरू जी प्रधानमंत्री थे। सभी ने समझाया, वो नहीं माने। वो बोलते रहे कि उनकी गलती है। मतलब गलती किसी की भी रही हो, रेलवे का मुखिया होने के नाते उन्होंने अपनी गलती माना। ये तो हमारी मोरालिटी हुआ करती थी भारत के नेताओं की। ये मोरालिटी थी उन नेताओं की जिनके बारे में कल्पना करके हमारे संविधान निर्माताओं ने 2 साल 11 महीने 18 दिन तक चाय बिस्किट खाते हुए संविधान को लिखा था। जब वो संविधान लिख रहे थे, जब उसका निर्माण कर रहे थे, जब बाबा साहब के अंडर में संविधान लिखा जा रहा था, तो उन्होंने इस तरह से इमेजिन किया था कि आने वाले फ्यूचर में भारत में जो नेता होंगे, वो शास्त्री जी टाइप के होंगे। और ऐसे तमाम तरह के एग्जाम्पल से भरे पड़े हैं इतिहास भारत का। मैं तारा तो नहीं गिना पाऊँगा, ऐसे 10 20 50 एग्जाम्पल्स हैं। बट इतना ज़रूर है कि मैं 2-4 एग्जाम्पल बताना चाहूँगा, जो पब्लिक मेमोरी में है, जो सभी को करीब-करीब याद है, जो लोग इन चीज़ों में एक्टिव रहते हैं। तो पहला तो शास्त्री जी का एग्जाम्पल जो है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसका काट अभी तक वर्ल्ड में नहीं सुना गया है, देखा गया कि एक रेलवे मिनिस्टर ज़बरदस्ती इस बात के लिए रेजिग्नेशन दे देता है कि जस्ट बिकॉज़ उसके रेलवे मंत्री रहते हुए एक रेलवे का एक्सीडेंट हो जाता है। इस तरह का एग्जाम्पल पहले भी देखने को नहीं मिलता था और अब तो क्या ही मिलेगा। समय तो पहले से खराब ही होता जा रहा है। एनीवे अब आगे आते हैं। ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। जैसे आप दूसरा तीसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। 90s के टाइम में बिहार में जंगल राज है। लालू ने बड़े शानो शौकत से जनता को ठहरते हुए लालू राज, जिसको उपनाम था जंगल राज, उसमें ढकेल दिया। तमाम तरह के अत्याचार सवर्णों पे बोल बोल के और बाकी कास्ट पे बिना बोले किए गए। बिहार को तन्हाली में भेज दिया गया। बिहार को एक भिखारी राज्य बना दिया लालू ने। सारे उद्योग धंधे चौपट कर दिए, स्कूल चौपट कर दिए। स्कूल के नाम पे चरवाहा विद्यालय खोलता था। एक तरफ लोग सैनिक स्कूल, एक तरफ लोग केंद्रीय विद्यालय, एक तरफ लोग आरआईएमसी खुलवा रहे थे अपने राज्य में और लालू चरवाहा विद्यालय खुलवा रहा था। मतलब वहां विद्यालय खोल के बैठ के भैंस चराइए। तो इस तरह करके लालू ने बिहार को बेसिकली चौपट कर दिया था। नए उद्योग धंधे तो क्या ही लगा था, पुराने भी बंद करवा दिए सारे। लोगों का पलायन करवा दिया ताकि आने वाले समय में वो यंग लोग बिहार में रह करके बड़े होने के बाद लालू की सरकार में गिरा दिए। इतना क्राइम फैला दिया, इतना किडनैपिंग ये वो कर दिया कि मतलब बिहार की हालत खत्म हो गई। बिहार में जंगल राज ऐसा लगा कि हमेशा के लिए आ गई है। उस लालू प्रसाद यादव ने, जिसने बिहार को पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया था 90s में, 1990 से लेकर के 2005 तक,
जब उस लालू प्रसाद यादव पे चारा घोटाला का मुकदमा डाला गया, तो उस लालू प्रसाद यादव ने चारा घोटाला का मुकदमा लगते ही रेजिग्नेशन दे दिया था। लाख बुराइयां होंगी लालू प्रसाद यादव में, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने एक पल भी नहीं गंवाया था, और जैसे ही उन पे चारा घोटाले का मुकदमा डाला गया, उन्होंने तुरंत ही मुख्यमंत्री पद से रिजाइन कर दिया। मैं इस डिस्कशन में नहीं जाऊंगा कि रिजाइन करके उन्होंने अपनी पत्नी को बना दिया और इस तरह की जो भी हरकतें हुई, चारा घोटाले में दोषी पाए गए, नहीं पाए गए, उनको सजा हुई, ये सब अलग ही कहानी है। मैं उस पे नहीं जाऊंगा। बस मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि लालू, जिनको लोग मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियन बोलते थे एक जमाने में, लालू प्रसाद यादव जिन्होंने, जिन पे चारा घोटाला का आरोप लगा, जो उस टाइम का सबसे बड़ा घोटाला था, हजारों करोड़ का घोटाला इन्होंने किया था, वो लालू प्रसाद यादव भी जैसे ही उन पे चारा घोटाला का आरोप लगा, मतलब केस डाला गया, उन्होंने पद की गरिमा को बचाते हुए, लालू प्रसाद यादव ने केयर नहीं किया कि मतलब उनके साथ क्या होगा या नहीं होगा, केस जीता जाएगा हारा जाएगा। उनको इतना जरूर था कि जो मुख्यमंत्री पद है उसकी एक गरिमा होती है। बेशक लालू प्रसाद यादव करप्ट रहे हों, बेशक लालू प्रसाद यादव ने गुंडे पाले होंगे या गुंडों का साथ दिया होगा और बिहार को बर्बाद करने में पूरी भूमिका निभाई, बेशक लालू प्रसाद यादव रिस्पॉन्सिबल रहे हैं सारी जातीय लड़ाइयों के लिए बिहार में, बेशक लालू प्रसाद यादव ने सवर्णों की लाइफ बर्बाद कर दी बिहार में, तमाम तरह की उनमें बुराइयां होंगी, लेकिन उस लालू प्रसाद यादव ने एक पल भी नहीं गंवाया था जब उन पे चारा घोटाला का मुकदमा डाला गया था। तो चारा घोटाले का मुकदमा जैसे ही लालू प्रसाद यादव पे डाला गया, लालू यादव ने अपनी परवाह किए बिना सबसे पहले मुख्यमंत्री पद से रिजाइन किया था, ताकि जो मुख्यमंत्री पद की गरिमा होती है वो मेंटेन रहे। पब्लिक की नजरों में, दुनिया की नजरों में, कानून की नजरों में, संविधान की नजरों में मुख्यमंत्री पद की गरिमा गिरनी नहीं चाहिए। आदमी करप्ट हो सकता है, वो पद करप्ट नहीं होता है। आदमी बदनाम हो सकता है, आदमी धोखेबाजी कर सकता है, आदमी गद्दारी कर सकता है, पद गद्दारी नहीं करता है। और ये चीज लालू प्रसाद यादव को भी पता था, जिसके ऊपर आजकल के पॉलिटिशियंस और लंबे समय से लोगों ने सबसे करप्ट, वन ऑफ द मोस्ट करप्ट पॉलिटिशियंस होने का इल्जाम लगाया है। उस लालू प्रसाद यादव में भी इल्जाम लगते ही रेजिग्नेशन दे दिया था, तुरंत ही मुख्यमंत्री पद से हट गए थे। तो इस तरह के पॉलिटिशियन भारत में रहे हैं आजादी के बाद से, ऐसे लोग रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री जैसे बिल्कुल साफ छवि वाले टोटली ईमानदार मंत्री भी रहे हैं, जिन्होंने उनकी बिल्कुल भी गलती नहीं होने के बावजूद भी रिजाइन दे करके अपने ऊपर अकाउंटेबिलिटी ले लिया था। तो फिर लालू यादव जैसे जिनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे डाले गए, जिनके ऊपर चारा चोरी और बहुत तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं, वैसे मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन इसके बावजूद ऐसे मुख्यमंत्री भी रेजिग्नेशन देने से पीछे नहीं हटी थे। तो ये सब वजह थी जिसकी वजह से हमारे संविधान निर्माताओं ने जब इमेजिन किया था, तो उन्होंने ऐसे सोचा था कि कैसा भी आदमी होगा, कैसा भी नेता होगा, अगर वो रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे होगा, तो अगर उस पे कोई इस तरह का चार्ज लगता है, केस मुकदमा होता है, तो वो खुद से फील करेगा कि उसको रिजाइन कर देना चाहिए, और वो कर देगा। शायद यही वजह थी कि संविधान निर्माताओं ने इसे संविधान में डालने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उनको लगा था कि ऐसे पोस्ट पे हाई मोरालिटी वाले लोग आए। बट वक्त बदला, समय बदला, लोगों का मोरालिटी गिरता गया। हालांकि और भी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो नीतीश कुमार 2002 में रेल मिनिस्टर थे, और उस टाइम में गोधरा में जो रेल की दुर्घटना घटी थी, जिसमें रेलवे बोगी को जला दिया गया था, और डिटेल में मैं इसमें अगेन नहीं जाऊंगा, किसने जलाया था, क्या हुआ, कैसे राइट हुआ, वो एक अलग कहानी है, ऑलमोस्ट सभी को पता है। बट जब ये दुर्घटना घटी, मतलब रेलवे की घटना से ये सारा चीज स्टार्ट हुआ था, जब रेलवे की बोगी को जला दिया गया था। नीतीश कुमार रेलवे मिनिस्टर थे, नीतीश कुमार पे भी इल्जाम लगाने की कोशिश की गई, हालांकि उनका इसमें रोल नहीं रहा है, कहीं से उनका नाम नहीं आया, जांच में भी नाम नहीं आया, और न ही किसी भी पॉलिटिशियन ने, पक्ष विपक्ष ने नीतीश कुमार पे कभी कोई इल्जाम लगाया। इसके बावजूद लाख बुराइयां होंगी नीतीश कुमार में, लाख उनका नाम पलटू राम रख दिया गया है बिहार में, लाख नीतीश कुमार को यू टर्न कुमार बोला जाता है, लाख नीतीश कुमार को सातिर पॉलिटिशियन बोला जाता है। बेशक नीतीश कुमार पे इन सब इस तरह के इल्जाम लगाए गए हैं, उन पे इल्जाम लगाया गया है बेवफा होने का, कि वो हर बार हर 2 साल में पार्टी बदलते रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है अगर एक पार्टी से बेवफाई करके रखेंगे तो शायद हमेशा के लिए मुख्यमंत्री नहीं रह पाएंगे। मे बी ये सब वजह हो सकता है उनकी बेवफाई का, लाख उनमें बुराई है। लेकिन उस नीतीश कुमार ने 2002 में फरवरी में गोधरा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है या जलाया गया है बोगी को, मार्च में उन्होंने रिजाइन कर दिया था। मतलब नीतीश कुमार ने बिना समय गवाए
मुख्य रेलवे मिनिस्टर के पद से रिजाइन कर दिया था। इस तरह के एग्जाम्पल्स भारत में पाए गए हैं। अभी अगर आप रिसेंट में लोगे तो हेमंत सोरेन, जबकि हेमंत सोरेन बीजेपी के अगेंस्ट है। हेमंत सोरेन की सरकार थी झारखंड में और बीजेपी की सरकार थी केंद्र में। हेमंत सोरेन पे कोई मुकदमा चल रहा था। हेमंत सोरेन और बीजेपी के बीच में कट्टर दुश्मनी चल रही होगी, लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन पे मुकदमा डाला गया, उन्होंने बिना समय गंवाए तुरंत ही रिजाइन कर दिया। लाख इश्यूज हो सकते हैं हेमंत सोरेन के साथ, मे भी उनके साथ उन पे बहुत सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वो करप्ट है, ये है, वो कभी प्रूव किए जाएंगे नहीं किए जाएंगे, सब बाद में समय बताएगा और लाख बुराइयां उनमें होगी। लेकिन वो हेमंत सोरेन 2 मिनट 2 दिन 10 दिन भी वेट नहीं किए। जैसे उन पे इल्जाम लगा, उन्होंने फट से मुख्यमंत्री पद से रिजाइन कर दिया। क्योंकि यहाँ पे हेमंत सोरेन अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, यहाँ पे नीतीश कुमार अपने बारे में नहीं सोच रहे थे। नीतीश कुमार को रेलवे मिनिस्टर का जो पद था, उसकी गरिमा को बचाना था, उसे मेंटेन करना था। नीतीश कुमार को उस लीगेसी को मेंटेन करना था जो शास्त्री जी ने चलाया था। हेमंत सोरेन को उस लीगेसी को मेंटेन करना था जो भारत के अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्रियों ने चला रखा था, जिनमें लालू प्रसाद यादव जी भी एक थे। अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े, अगर हम नीतीश कुमार से आगे निकले तो अगर हम नीतीश कुमार से आगे निकले तो 2004 से लेकर के 2014 तक यूपीए की सरकार रही। यूपीए की सरकार में बहुत सारे मंत्रियों पे करप्शन के चार्जेस लगाए गए, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए और इनमें से बहुत सारे मंत्रियों ने, दसियों मंत्रियों ने तुरंत ही रेजिग्नेशन दे दिया था। मतलब उन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया था क्योंकि उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। हालांकि भ्रष्टाचार को बड़े बड़े आरोप लगाए गए थे, किसी पे लाखों करोड़ का था, किसी पे दसों हजार करोड़ का था। कुछ एग्जाम्पल्स थे जैसे कि दयानिधि मारन थे, ए राजा थे। लेकिन हाँ, इतना जरूर था कि लाख इनमें बुराइयां रही हो, लाख इन्होंने करप्शन किया हो या नहीं किया हो, लेकिन जैसे ही इन पे आरोप लगाया गया, मुकदमा डाला गया करप्शन का, इन्होंने तुरंत ही रिजाइन कर दिए। उसी तरह से 2014 के बाद एनडीए की सरकार रही है। एनडीए की सरकार में चलो करप्शन तो नहीं किया किसी मंत्री ने, या फिर किया होगा तो उन पे आरोप नहीं लगाया गया है। मतलब किसी मंत्री पे कोई केस अभी तक नहीं किया गया है करप्शन का। इतना जरूर है कि नैतिक रूप से आरोप लगाया गया है, मानहानि टाइप का। मतलब उनके ऊपर कुछ ये ऐसी लगा दिया कि इन्होंने देखो ये बोला, गलत बोला, इन्होंने झूठ बोला था, इन्होंने ये किया था, उस तरह का एलिगेशन लगाया गया है एनडीए की सरकार में कुछ मंत्रियों पे और कुछ लोगों पे। और जिन पे भी लगाया गया है, जिसमें जैसे एमजे अकबर वगैरह थे, जैसे उन पे कुछ भी आरोप लगाया गया, केस तो नहीं हुआ, जस्ट आरोप लगाया गया, उतने पे भी उन्होंने रिजाइन कर दिया। मतलब एनडीए की सरकार में कई सारे मंत्रियों पे कुछ आरोप लगा दिए गए, उन्होंने झट से रिजाइन कर दिया। उनका कहना था कि मेरे पे आरोप लगाए गए तो मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, अकाउंटेबिलिटी ले रहा हूँ कि मेरे पे आरोप लगाए गए और ये सही नहीं है। इसका मतलब अगर मैं अभी भी पद पे बने रहता हूँ तो इस पद की गरिमा को ठेस पहुंच सकता है, हेंस मैं पद से रिजाइन कर दे रहा हूँ। सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल 2016 या 17 में स्मृति ईरानी जी का, उनपे कोई आरोप नहीं लगा था, जस्ट कोई घटना घट गई थी हैदराबाद में, जो रोहित वेमुला वाला केस हुआ था। हालांकि उसमें उनका कोई रोल नहीं है, ना ही वो यूनिवर्सिटी चलाती थी, मतलब किसी तरह से वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दूरस्थ रूप से कहीं से भी वो इन्वॉल्व नहीं थी। बट इसके बावजूद जस्ट बिकॉज वो उस मंत्रालय को होल्ड कर रही थी और उस टाइम में किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में एक बच्चे ने, उन्होंने इसकी अकाउंटेबिलिटी लेते हुए तुरंत ही रिजाइन कर दिया था। ये होती है हाई मोरालिटी इंडिया में पॉलिटिशियंस की, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने एक्सपेक्ट किया था और जो कुछ हद तक, काफी हद तक यहाँ पे हमारे मंत्रियों ने मेंटेन भी किया। ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स है। एक और एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा गडकरी जी का, श्री नितिन गडकरी का। नितिन गडकरी कोई संवैधानिक पोस्ट नहीं थे, नितिन गडकरी बीजेपी के अध्यक्ष थे। नितिन गडकरी बीजेपी के केंद्र लेवल पे अध्यक्ष थे और उनपे कुछ माइनर सा आरोप लगा दिया गया। जैसे ही उनपे अपोजिशन ने आरोप लगाया, नितिन गडकरी ने बिना समय व्यर्थ किए तुरंत ही अध्यक्ष पद से, जिससे उनके कुछ पैसे नहीं मिल रहे थे और ना ही वो संविधान की तरफ से कोई डेजिग्नेटेड पोस्ट था, स्टिल उन्होंने बीजेपी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद राजनाथ सिंह को बनाया गया था। बट चलो वो अलग कहानी है। मतलब नितिन गडकरी ने सिर्फ ये बोल करके इस्तीफा दे दिया था कि मैं बीजेपी के इतने बड़े पोस्ट पे हूँ, पूरे भारत में अध्यक्ष हूँ बीजेपी का, और मेरे पे इस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है, जो प्रूव हो या ना, बाद में वो प्रूव नहीं हुआ। जिसने इल्जाम लगाया था उसने श्री नितिन गडकरी जी से माफी भी मांगी, बट वो अलग कहानी है। जस्ट उन पे इल्जाम लगाया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसे पॉलिटिशियंस को एक्सपेक्ट करके हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया था।
बट वक्त बदला, कलयुग ने अपना रल दिखाना शुरू किया। 10, 20, 50, 70, 80 साल बीते और फिर एंट्री होती है भारत में एक्सट्रीम लेवल के करप्ट पॉलिटिशियंस की, जिनके सामने में लालू प्रसाद यादव शर्मा जाए, जिनके सामने में बड़े-बड़े करप्ट लोग दयानिधि मारन, ये राजा, ये लोग घुटने टेक दे। मतलब ऐसे पॉलिटिशियंस इंडिया में एंट्री मारते हैं, झूठ बोल के आते हैं, सरेआम झूठ बोलते हैं जनता के सामने में। 2010-11 के टाइम में आंदोलन करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठा नारेबाजी करते हैं, जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, ये बोल करके हम आएँगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, राजनीति सुधार देंगे, हम राजनीति को क्लीन कर देंगे, ये सब बोल करके लोग पॉलिटिक्स में एंट्री मारते हैं। जनता भरोसा कर लेती है, इसलिए जनता भरोसा करके उनको किसी राज्य का मुख्यमंत्री बना देती है। मुख्यमंत्री बनने के बाद वो तमाम तरह के आरोपों में फँस जाते हैं। वो वैसे-वैसे करप्शन में फँस जाते हैं, फँसने लगते हैं जैसे लालू प्रसाद यादव फँसे थे 1996-97 के टाइम। मतलब उन पे न सिर्फ आरोप लगाए जाते हैं, उन पे केस किया जाता है, उनको जेल में डाला जाता है। वो 4-4, 6-6 महीने तक जेल में रहते हैं। पहले वो खुद ही बोल करके आए हैं कि भारत का सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाना है, संविधान को और अच्छा करना है, आरटीआई लाना है ताकि लोगों को सारा इन्फॉर्मेशन पता हो, लोगों के पास सारा अधिकार हो। 50 साल, 40 साल से दबे हुए चीज़ें जैसे जन लोकपाल के मामले को उठाया कि हम जन लोकपाल लाएँगे जिससे कि सरकार के ऊपर भी कोई हाथ रखने वाला, उँगली रखने वाला बंदा होना चाहिए जो सरकार के कारनामों पे नज़र रख सके। इस तरह की बातें करके सरकार में आते हैं। आते ही अब मैं तो ये नहीं बोलूँगा कि करप्शन किया नहीं किया, लेकिन उन पे तमाम तरह के अगले 10 सालों में करप्शन के चार्जेज़ लगाए जाते हैं। ये घोटाला, वो घोटाला, शराब घोटाला, मतलब वो करप्शन से उनके जो टेन्योर है उसको ढक दिया जाता है और उन पे तमाम तरह के केसेस लगाए जाते हैं। मे बी एक केस, मे बी मोर देन वन केस। उसके बाद उनको सज़ा भी हो जाती है। लेकिन सज़ा होने के बाद जो मुख्यमंत्री बनने से पहले ये बोलते थे कि अगर किसी संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति पे कोई इल्ज़ाम भी लगा देता है, वर्बली क्या, मतलब कोई ऑफिशियल नहीं, कोई एफआईआर नहीं, किसी तरह का कोई कंप्लेंट रिटन नहीं। अगर किसी संवैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए व्यक्ति पे कोई वर्बल इल्ज़ाम भी लगा दिया जाता है, तो इस व्यक्ति का कहना था कि उसको अकाउंटेबिलिटी लेते हुए खुद ही रिज़ाइन कर देना चाहिए। मतलब इस व्यक्ति का कहना था कि अगर किसी व्यक्ति पे कोई इल्ज़ाम लगाया गया है, तो उसको खुद रिज़ाइन कर देना चाहिए जब तक वो इल्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता। मतलब या तो प्रूव नहीं हो जाता, सही या गलत प्रूव नहीं हो जाता। और ऐसे व्यक्ति जब खुद पावर में आते हैं, जब वो मुख्यमंत्री बनते हैं और उन पे न सिर्फ इल्ज़ाम लगता है, बल्कि केस फाइन होता है और वो जेल जाते हैं, तो वो जेल में रहते हुए भी मुख्यमंत्री के पद से रिज़ाइन नहीं करते हैं। वो जेल में रहते हुए भी मंत्री के पद से रिज़ाइन नहीं करते हैं और वो तमाम तरह की बातें बनाते रहते हैं और वो तमाम तरह के लेम एक्सक्यूज़ेज़ देते रहते हैं। ये सब बताते रहते हैं कि कैसे वो रिज़ाइन नहीं करेंगे, क्यों उनको रिज़ाइन नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे सुबह-सुबह फेसबुक पे टिप्स आता है ना कि 10 चीज़ें जो आपको हेल्दी बना देंगी, 10 चीज़ें करने से आप हमेशा युवा रहेंगे, 10 गलतियाँ जो सारे लोग करते हैं। वैसे वो टिप्स देते हैं अब जेल में रहते हुए कि 10 कारण कि मैं क्यों रिज़ाइन नहीं करूँगा। 10 रीज़न्स कि मेरे रिज़ाइन नहीं करने से भारत का पॉलिटिक्स कैसे क्लीन हो जाएगा। इस तरह के लेम एक्सक्यूज़ेज़ दे करके वो रेज़िग्नेशन देने से सीधे इनकार कर देते हैं। ना सिर्फ़ इनकार करते हैं बल्कि सरेआम पब्लिक में, बल्कि सरेआम ओपनली बोलते चलते हैं हर जगह कि वो रिज़ाइन नहीं करेंगे। ये भारतीय राजनीति का लोवेस्ट पॉइंट रहा है। लोगों को लगा था कि लालू के करप्शन वाला जो मामला था उसके बाद इस तरह का लोवेस्ट पॉइंट भारतीय राजनीति में नहीं आएगा। लेकिन लालू ने तो खुद के साथ जो भी किया हो, पद की गरिमा को मेंटेन कर लिया था। लेकिन इस बार जो हुआ, उसने मुख्यमंत्री पद की गरिमा को हमेशा के लिए शर्मिंदा कर दिया। इस बार जो हुआ, उसमें भारतीय राजनीति रॉक बॉटम हिट कर दी थी। भारतीय राजनीति अपने लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंच चुकी थी। बहुत सारे लोग जो थे वो इस बात से खुश हो रहे थे क्योंकि उनको पता था कि भारतीय राजनीति अब इससे नीचे नहीं जाएगी। भारतीय राजनीति अपने सबसे नीचे के पॉइंट को हिट कर चुकी थी। अब जो तेज तरह लोग थे वो ये सोच के खुश हो रहे थे कि अब राजनीति में सुधार ही आएगा क्योंकि इससे नीचे नहीं जाया जा सकता है। ये थेथरबाजी इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है कि आदमी पे केस हो गया हो, आदमी सज़ा काट रहा हो और काटते हुए या फिर आदमी जेल में बंद हो, सज़ा नहीं काट रहा हो तो सज़ा के इल्ज़ाम में जेल में बंद हो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने से और बार-बार थेथरबाजी करिए जा रहा हो कि मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा क्योंकि 10 ये कारण है, मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा क्योंकि 10 वो कारण है। तो ये भारतीय राजनीति का मेरे अनुसार लोवेस्ट पॉइंट रहा है। और हाँ, इसके बाद से भारतीय राजनीति बाउंस बैक करती हुई दिख रही है, उठती हुई दिख रही है। और इसी चीज़ को इस घटना के बाद जैसा कि अमित शाह ने अभी कहीं पे इंटरव्यू देते हुए भी बोला है
गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि जनरली वो ऐसा नहीं करते, मतलब वो ऐसे बिल पार्लियामेंट में नहीं लाते क्योंकि इसको लाने की नौबत ही नहीं थी। जैसा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने रियल में इमेजिन किया था कि ऐसा कोई बंदा कभी पॉलिटिक्स में आ ही नहीं सकता जो अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहेगा, जो जिस पे इल्जाम लगने के बाद भी जबरदस्ती पोस्ट पे बने रहना चाहेगा, जबरदस्ती वो मुख्यमंत्री या मंत्री या प्रधानमंत्री के पद पे बने रहना चाहेगा, बेशक उस पे केस हो गया हो, बेशक उस सजा काट रहा हो। ऐसा व्यक्ति कभी पैदा ही नहीं हो सकता है। ऐसा हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था, जो कि नहीं पॉसिबल हुआ। ये दुनिया ऐसी ही है, आप जितना इमेजिन करना है कर लो, उससे बियॉन्ड लेवल की चीजें घटती हुई नजर आएगी आपके सामने। जैसा सिचुएशन आप इमेजिन करते हो उससे भी बियॉन्ड सिचुएशन आने वाला है आपके लाइफ टाइम में। तो जैसे संविधान निर्माताओं ने इमेजिन किया था उससे भी बढ़ चढ़ के चीजें हुई और जो उन्होंने कभी नहीं सोचा था वो हो गया। ऐसे लोग राजनीति में आने लग गए जो सजा काटते हुए भी, जेल में बंद रहते हुए भी महीनों वर्षों से या 4-4 6-6 महीने से इसके बावजूद वो रिजाइन नहीं कर रहे थे। हेंस गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये बिल 130वां संविधान संशोधन बिल पार्लियामेंट में पेश किया है और अब ये कानून बनने वाला है कि कोई भी व्यक्ति, कैसा भी व्यक्ति किसी भी पोस्ट पे हो, अगर उसको 30 दिन लगातार अंदर रखा जाता है बंद करके, मतलब लगातार 30 दिन तक जेल में रखा जाता है किसी ऐसे जुर्म में जिसमें 5 साल या 5 से अधिक साल की सजा हो सकती है, और भले ही उनको अभी सजा हुई हो या नहीं हुई हो, अंडर ट्रायल चल रहे हो, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है, वैसे केस में अगर उनको 30 दिन या उससे ज्यादा तक हिरासत में रखा जाता है तो वो व्यक्ति अगर खुद रिजाइन नहीं करता है तो वो ऑटोमेटिकली रिजाइन किया हुआ माना जाएगा 30 दिन के बाद। और इस रूल को मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। ये रूल इसलिए भी सही है क्योंकि भारत में किसी भी पोस्ट पे रहने वाले, अलग तरह के जितने भी पोस्ट हैं उन पे रहने वाले सारे एम्प्लॉइज पे, सारे पोस्ट पे ये रूल पहले से अप्लाइड है। अगर आप टीचर हो, आप पे किसी तरह का इल्जाम लग रहा है, तो जब तक आपका इल्जाम क्लियर नहीं हो जाता, मतलब आप पे अगर कोई केस फाइल किया गया है, जब तक आप केस से बरी नहीं हो जाते हो तब तक आप या तो टेम्पोरली या परमानेंटली सस्पेंड कर दिए जाते हो। मतलब अगर आप केस में बरी हो गए, झूठा केस रहा, तो मे भी आप वापस आकर के ज्वाइन कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस कि वहां पे कैसे सर्कमस्टेंस रहा है, लेकिन आपको सस्पेंड तो किया जाएगा। अगर आप दरोगा हो, आप पे घुसखोरी का या किसी चीज का आरोप लगा दिया गया है और एक्चुअल में केस फाइल कर दिया गया है, तो यहाँ पे मोरालिटी नहीं, लॉजिकली संविधान के अनुसार कानूनन आपको सस्पेंड किया जाता है। ऐसा नहीं मोरल बेसिस पे सस्पेंड किया जाएगा, कानूनन आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। आप दरोगा हो, आप एसपी हो, आपके ऊपर किसी ने चार्ज लगा दिया कि ये करप्शन कर रहा था या इसने गलत तरीके से केस हैंडल किया है, आपके ऊपर केस कर दिया, आपको तुरंत, मतलब स्टार्टिंग इमीडिएटली आपको उस पोस्ट से हटा दिया जाता है। आप कह सकते हो टेम्पोरली सस्पेंड कर दिया जाता है। और जब तक आपका केस क्लियर नहीं होगा, जब तक आप बरी नहीं हो जाते, अगर बरी नहीं हुए तो हमेशा के लिए आप सस्पेंड किए हुए माने जाएंगे। अगर आप बरी हो गए तब वापस आपको फिर से वो पोस्ट दे दिया जा सकता है। तो ये चीजें बाकी पोस्ट पे पहले से वैलिड थी। मोस्ट ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक पोस्ट जो होते हैं, बाकी जितने तरह के पोस्ट होते हैं, बस ये मंत्रियों पे लागू नहीं हो रहा था क्योंकि संविधान निर्माताओं ने, जैसा कि मैंने बताया, ऐसा सोचा ही नहीं था कि ऐसे दुर्दिन भी भारत में आ सकते। तो अब अगर ये बिल मंत्रियों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए और मुख्यमंत्री के लिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है क्योंकि अब इसकी जरूरत महसूस होने लग गई है, तो मेरे अनुसार ये बहुत ही अच्छा कदम है और भारत की जनता इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह जी का और मोदी जी का शुक्रगुजार रहेगी, क्योंकि इससे ज्यादा चांसेस है कि भारतीय राजनीति और ट्रांसपेरेंट और क्लीन होती जाएगी दिन प्रतिदिन आने वाले समय में।